मंत्री, जीतन मांझी के बेटे, जीतन मांझी, बहू और समधन, 4 लोग परिवार के। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल आप परिवारवाद कह सकते हैं। जीतन राम मांझी जी ने एक चीज़ और सेट किया कि उससे हमको लगता है कि लालू परिवार को सीख लेना चाहिए। आज भी वो केवल इस्तेमाल करते हैं, एक बार उनको टिकट दे दिया, फिर टिकट सूबेदार दास का टिकट काट दिया, जिसने जीतन राम मांझी जी को एज ए मुख्यमंत्री चुनाव हराया था। हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगा उसमें सब लोग की सलाह मशवरे के बाद हम लोग उस पर फिर आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या करें। बिहार में हुए उपचुनाव के बाद बड़ी सफलता मिली है जीतन राम मांझी की पार्टी हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उसके बाद अब हम की जो बैठक होने वाली है उसकी तैयारी जोरों पे है, क्योंकि इस बार तो मामला सबसे ज़्यादा फायदे का है। और 2025 के चुनाव के पहले तैयारी हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी से बात कर। श्याम जी, जिस तरीके की तैयारी की गई है ये तो बड़ी उपलब्धि है। उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि स्ट्राइक रेट 100% का है। अब जो बैठक होने वाली, इसमें एजेंडा क्या कुछ हो सकता है? देखिए, उस पर तो हम जो भी बात होगी हम लोग उसी बैठक में तय करेंगे और उस पर पूरी चर्चा होगी। और उस बात को मुझे नहीं लगता कि अभी हमको बाहर कहना चाहिए, लेकिन तमाम चीज़ों पे, तमाम पहलुओं पे गौर किया जाएगा। हम चुनाव जीते हैं, उस सफलता पर हम खुशी भी मनाएंगे, लेकिन उसमें हमारा कहीं क्या दिक्कतें रहीं या फिर आगे हमको किस रूप में बिहार में आगे बढ़ना है, या देश में जिस तरह से जीतन राम मांझी जी की स्वीकार्यता है, मुझे लगता है कि देश भर के अभी सबसे दलित चेहरे में सबसे बड़े नेता हैं और विश्वसनीय चेहरे हैं। तो उसमें कैसे हम अपना, एक तो संगठन विस्तार हम कई राज्यों में कर रहे हैं और हो भी रहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि तेलंगाना, कर्नाटका, दक्षिण के भी कई राज्यों में हमने अध्यक्ष बनाया और वहाँ संगठन हमारा खड़ा हो रहा है। तो सभी जगहों पर हम किस रूप में काम करें कि एनडीए की एक बड़ी ताकत के रूप में एनडीए को एक बड़ा समर्थन हम जुटा करके एनडीए का और भी दायरा जो है वो हम बड़ा कर सकें, इस पर भी हमारा विचार होगा। और सारी चीज़ें उसमें नेता के साथ और हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगा उसमें सब लोग की सलाह मशवरे के बाद हम लोग उस पर फिर आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या हम लोग तय किया। श्याम जी, हम की कार्यकारिणी की बैठक किस तरीके से तय की गई है, किस जगह पे है? ये वेन्यू हम लोग आज कल में डिसाइड कर लेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होगा या अम्बेडकर हॉल होगा, जहाँ भी होगा दिल्ली में वो हाँ दिल्ली में होगा। वो हम लोग आज कल में तय हो जाएगा। हमारे लोग लगे हैं, तो जहाँ भी बुकिंग होगी वहाँ पे बैठक होगी। दिन भर 23 दिसंबर तय है। क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, तैयारी आपको करनी होगी दिल्ली से लेकर पटना तक। क्या कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, क्या कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर बुलाया जाएगा या केवल संगठन से जुड़े हुए जो प्रमुख चेहरे होंगे वो शामिल हैं? मूल रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग होंगे वो लोग रहेंगे और फिर हमारे नेता उसमें तय करें। कुछ तो आमंत्रित सदस्य होंगे जो अभी कुछ और साथी जुड़े हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं। श्याम सुंदर जी, मंत्री, जीतन राम मांझी के बेटे, जीतन राम मांझी, बहू और समधन, 4 लोग परिवार के। तो ये देश के इतिहास में शायद इस तरीके का मौका कम ही लोगों को मिलता है कि इतना बड़ा सियासी परिवार हर जगह पर मौजूद हो। बिहार विधान परिषद के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में। देखिए, इसकी विवेचना बड़ी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि देश की आज़ादी के बाद जैसे राजनीतिक घराने जो जिस तरह से जिनका दायरा बड़ा हुआ, तो उस पर आप एक विवेचना करिएगा तो आपको एक चीज़ लगेगा कि समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों ने बात भले की, लेकिन आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का 15 साल का जो ये रहा राज रहा, उसमें कैसे दलित चेहरों को केवल, और आज भी वो केवल इस्तेमाल करते हैं। एक बार उनको टिकट दे दिया, फिर टिकट सूबेदार दास का टिकट काट दिया, जिसने जीतन राम मांझी जी को एज ए मुख्यमंत्री चुनाव हराया था, उनका टिकट काट दिया। दोबारा कभी कोई दलित चेहरे को मंत्री नहीं बनने देना, किसी को जल्दी 2 से 3 बार टिकट नहीं देना, तो आखिर कोई चेहरा, कोई दलित राजनीति में कोई स्थापित चेहरा कैसे हो? बाबू जगजीवन राम की लेगेसी को कितना कमज़ोर किया गया। और दलित राजनीति में बिहार में जो लालू प्रसाद यादव जी का कॉन्सेप्ट था, उसको इस तरह से प्रोपेगेट किया गया कि बस केवल पत्थर तोड़ने वाले, कपड़ा धोने वाले या मजदूरी करने वाले वैसे लोगों को ला करके केवल अपना महिमा मंडन। आज एक सच्चाई तो है कि आज भी दलित लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उसी पर चुनाव लड़ते हैं। ये लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। राज्यसभा सांसद आज तक लालू यादव जी ने नहीं बनाया किसी दलित को, और उनसे रोज़ कहलवाते हैं, रोज़ मंचों से कहते हैं, जो संविधान का पोथा लेकर घूमते हैं, वो भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कारण हम विधायक हो गए, हम मंत्री हो गए, हम एमपी हो गए। भाई, अगर आप अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित क्षेत्र जो बाबा साहब का देन था, उसके अलावा कहीं लालू यादव ने बना दिया, उसके अलावा कहीं कोई जगह दे दिया,
तब तो उनका आप गुणगान करो। उन्होंने जिसको दिया वो गुणगान करे, ठीक है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को टिकट मांगने के लिए केवल दूसरों के यहाँ दरवाजे पे या तो हाजिरी लगाइए या उनका मजदूरी करिए, उनकी सेवा करिए, तब वो खुश होकर के राजा कुछ आपको आशीर्वाद के रूप में देंगे और आपसे फिर गुणगान करवाएंगे। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हंसवाएंगे, कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो रुलवाएंगे, यही तो करते रहें। तो उसमें जीतन राम मांझी जी, देखिए हम यह नहीं कहते हैं कि वो आपने जो नाम गिनाए उसमें देखिए जीतन राम मांझी तो नेता थे ही, उसके बाद उनकी समधन जो हैं उनको नीतीश कुमार जी ने विधायक बनाया था, जीतन राम मांझी जी ने विधायक नहीं बनाया, और वो फिर एनडीए की कैंडिडेट बनी। तो उसमें जीतन राम मांझी जी का योगदान मैं नहीं समझता हूं कि उसमें आप उसको परिवारवाद के रूप में कह सकते हैं। संतोष मांझी जी कहीं से एमएलए नहीं हैं। संतोष मांझी जी को महागठबंधन के अपने फ़ायदे जब लोगों को लेने होते हैं तब उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब वो उनको ऐसा लगने लगता है कि वो चेहरा बड़ा हो रहा है तब फिर उसके बारे में दूसरी चीज़ें भी समाज में परोसना शुरू करते हैं। तो पहले तो महागठबंधन उनका फ़ायदा लिया, फिर अगर एनडीए को भी लगा कि हमको संतोष मांझी का चेहरा चाहिए तो फिर उनको एमएलसी बना करके, आज वो मंत्री हैं तो उन्होंने तो कहीं चुनाव नहीं लड़ा है। अब रहा सवाल दीपा मांझी जी का, तो जीतन राम मांझी जी की वो सीट थी और हमारी पार्टी ने सर्वे किया 1 to 1, हमने एजेंसी से भी सर्वे कराया और पार्टी के लोगों को लगा करके पंचायत वाइज हमने प्रभारी बना करके भी सर्वे कराया, और तमाम जगहों से आपने चुनाव में देखा भी कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी, चूँकि दलित सीट पर क्या होता है, दलित चेहरे चाहे नेता जितने बड़े हो जाएं, लेकिन समाज में उनका एक कह लीजिए कि आसान होता है उनके खिलाफ बातों को फैलाना, उनके खिलाफ लोगों को भड़काना। तो उस तरह का काम जाकर के एक नई पार्टी के लोग थे उन्होंने भी किया और पहले के लोगों ने भी किया। तो वहाँ जो सर्वे आया उसमें लोगों ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी जी के लेगेसी को बचाना है तो उसमें से किसी को लाना होगा, और उसमें पार्टी ने उस नाम पर भी जब विचार कराया तो उसमें दीपा मांझी जी का नाम लोग स्वतः लिए कि नहीं संतोष जी लड़ें या संतोष जी की पत्नी लड़ें। तो इस तरह की बातें जब आई तो जीतन राम मांझी जी चाहते थे कि हम किसी वर्कर को लड़ाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा बयान भी दिया था और उस तरह की बात भी की थी, जाकर के मीटिंग में लोगों को कहा भी कि आप वर्कर में से किसी को चुनिए। लेकिन ओवरऑल 80% से ज़्यादा लोगों ने दीपा मांझी जी की तरफ कहा और लोगों का विश्वास रहा, उनका तजुर्बा था या जो भी था कि आज दीपा मांझी जी आए और कई राजनीतिक झंझावतों से आपको दिखा भी कि कैसे अभिमन्यु की तरह घेरने का प्रयास भी हुआ, उसमें हम फिर जीत करके आए। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल आप परिवारवाद कह सकते हैं। जीतन राम मांझी जी ने एक चीज़ और सेट किया कि उससे हमको लगता है कि लालू परिवार को सीख लेना चाहिए। बहू को भी बेटी की तरह या घर के बेटे की तरह आप सम्मान दिला सकते हैं और विरासत सौंप सकते हैं। ये एक बड़ा सामाजिक संदर्भ में अगर उसको लीजिएगा तो हमको लगता है कि सकारात्मक चीज़ है। बाकी बातें लोग बनाते हैं। परिवर्तन आपके यहाँ से शुरू हो गया, सामाजिक परिवर्तन इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, हम तो कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात करना और बहू को सम्मान देना, इसमें तो ज़रूर है कि बड़ा कदम है जीतन राम मांझी जी का। और दीपा मांझी जी के बारे में भी अगर आप जाएंगे तो बचपन से जब लोग कह लीजिए कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, उसमें दीपा मांझी जी अलग जगा रही थी। वो एनजीओ के थ्रू, अपने माताजी के एनजीओ के थ्रू शिक्षा के बारे में लोगों के बीच में प्रचार प्रसार फैलाना और पर्चा बांटना, गांव-गांव घूमती थी। जब 18-19 साल की उम्र में राजदूत मोटरसाइकिल से घूमती थी। तो संघर्ष की एक कहानी रही और आपको आने वाले समय में दिखेगा, आपने बातचीत भी की होगी तो एक संभावना आपको दिखती है। तो वैसे लोगों को आगे लाने में मुझे नहीं लगता कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह संघर्ष की कहानी भी बयां की जाएगी। अब ये सारी चीज़ें तो वहाँ क्या होंगी वो हम उसमें जो होगा वो फिर आपको बताएंगे। अभी चूँकि मैं हर चीज़ के लिए ऑथेंटिक नहीं हूँ कि मैं ही सब कुछ कह दूँ। जो कुछ भी होना है अभी तो समय है, उस पर बातें हो रही। इस बार तैयारी उत्साह वाली होगी क्योंकि नतीजा उस तरीके से आया। 2025 में डिमांड भी बढ़ सकता है आपकी। निश्चित तौर पर उत्साह तो है। हम लोग भी थोड़ा आशंकित थे। तमाम तरह की बातें मीडिया के माध्यम से और बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित थे वो भी कह रहे थे कि हम चुनाव हार रहे हैं। वहाँ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसको अगर हमने पार किया है तो हम निश्चित तौर पर समझते हैं कि आज हमारी पार्टी का एक बड़ा सुनहरा समय तो आया है और कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, पूरी पार्टी उत्साहित है और इसका लाभ हमको लगता है पार्टी को भी और एनडीए को भी बड़े स्तर पर हम लोग दिलाने का प्रयास। मतलब लंबे समय तक एनडीए में रहने का पूरा प्लान है? नहीं, हम लोग तो एक तरफा राजनीति करते हैं और विचारों के साथ राजनीति करते हैं। ठीक है, कुछ बातें इधर उधर हुई, लेकिन आपने जब से संतोष सुमन जी को सुना होगा या जीतन राम मांझी जी, देखिए जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। वो कोई छुपा या पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं करते हैं।
कई ऐसे मौके आए जब हम आपको कह सकते हैं ठीक है वो, लेकिन हमने किसी को धोखा नहीं दिया, हमको कहीं से छोड़ा गया। तो फिर राजनीति में लोग अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए लोग फैसले लेते हैं, लेकिन हमने किसी को छोड़ा हो, हमने किसी को धोखा दिया हो, ऐसा कोई आप मंजर नहीं बता सकते। दूसरे तरफ से जब हमको धोखा मिला या कुछ बातें हुई तब हमने फैसले लिए, लेकिन संतोष सुमन जी का एक अटल है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ एक लंबे समय तक काम करने के लिए और सकारात्मक राजनीति के लिए, ये केवल नहीं कि सत्ता प्राप्ति के लिए, सकारात्मक राजनीति के लिए। और सकारात्मक राजनीति देश में आप देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष का ड्रामा चलता है, तो एनडीए एक बड़ी राजनीति और लंबी राजनीति करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।